खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हमारी जो एक सीरीज़ है अ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, जो ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनके लिए खासी रेलेवेंट है। उसके अंदर अब मैंने लास्ट टाइम एनलाइटनमेंट का पूरा जो फ़लसफ़ा है वो आपको एक्सप्लेन किया था, किन माहौल में वो आगे सोच आई। हाँ जी। तो अब हम जो मशहूर थिंकर्स हैं जिन्होंने इस एनलाइटनमेंट के दौर में मुख्तलिफ आइडियाज़ दिए पॉलिटिकल थियरी में, उनका जिक्र करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, जो आप कह सकते हैं कि 19वीं सदी में जो लिबरल आइडियोलॉजी आई। देखिए, आइडियोलॉजी का दौर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, मैस सोसाइटीज़ के अंदर आइडियोलॉजीज़ का रोल होता है, लेकिन आइडियाज़ और सोच उससे पहले शुरू हो जाती है। हाँ जी। जिस तरह डेमोक्रेसी फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ग्रीक पीरियड से लेके 19th सेंचुरी तक एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी गई कि ये जो मैसेज हैं, अनपढ़ होते हैं, गरीब होते हैं, इनकी तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती, इनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, अगर इनको पावर दे दी जाए तो ये तो सत्यानाश कर देंगे स्टेट का और सोसाइटी का। 20th सेंचुरी में जाके ये आइडियाज चेंज हुए, 19th-20th सेंचुरी में डेमोक्रेसी के हक में। तो जो अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, दिस आई से इज प्रिपेरेटरी टू द लिबरल आइडियोलॉजी। उससे पहले का पीरियड है जिसमें इंडिविजुअल के एतबार से जो सेंट्रल है ना टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, वो ये है कि जो सियासी ऑर्डर है ना, जो स्टेट का बनना, हुकूमत का बनना, और सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, औरतों के क्या राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिविजुअलिज्म के हवाले से बात हुई कि इंडिविजुअल का क्या रोल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैकेवेली से ये आर्गुमेंट शुरू हो गई थी कि इंसान ज़मीन पे कोई मौत के बाद आने वाली दुनिया के लिए नहीं आया, बल्कि वो इस दुनिया पे है और इस दुनिया को में ही वो सिक्योरिटी चाहता है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो सोच का लेवल बदल चुका था। तो आज हम बात करेंगे जो सबसे बड़े, मैं समझता हूँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बहुत बड़े फिलोसफर हैं, टॉमस हॉब्स, एन इंग्लिशमैन। उनकी पैदाइश हुई 1588 में और उनकी डेथ हुई 1679। सो ही लिव्ड ऑलमोस्ट 100 years, अ वेरी राइप ओल्ड एज। बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपने मुतल्लिक बताया है कि फेयर एंड आई वर बॉर्न ट्विन्स, यानी कि डर और मैं, हम ट्विन्स हैं, हम जोड़े हैं, एक ही दफ़ा पैदा हुए। उसकी वजह क्या है कि जब हॉब्स की पैदाइश हो रही थी तो वो स्पेनिश आर्माडा शिप्स का जो एक है वो इंग्लैंड के तरफ आ रहा था, इंग्लैंड के साथ जंग करने के लिए। खैर, वो आर्माडा वाली बात नहीं बन सकी, लेकिन इंग्लैंड के अंदर एक फेयर था कि एक फॉरेन पावर हम पे हमला कर रही है। दूसरा, जिस ज़माने में हॉब्स वॉज बॉर्न एंड ग्रू अप, तो इंग्लैंड के अंदर सेक्टेरियन जंगें बड़ी हो रही थी बिटवीन कैथलिक्स और एंग्लिकन्स। एंग्लिकन्स कौन थे? जैसे कि मैं हमने बताया था, रेफॉर्मेशन के बाद प्रोटेस्टेंट चर्चेस बने जिन्होंने पोप की अथॉरिटी को, बेस्ड ऑन रोम को, एक्सेप्ट नहीं किया। तो इंग्लैंड में भी ऐसे ही हुआ था। आई थिंक हेनरी द एट्थ, द ट्यूडर किंग, ही वांटेड अ मेल चाइल्ड, और वो पहली शादी से उन्हें कोई बेटी हो गई थी, मैरी, बट ही डिडंट गेट एनी चाइल्ड देयर आफ्टर, और कई शादियाँ ही वांटेड टू मैरी अगेन। तो कैथलिक सिस्टम में तो यू कांट डाइवोर्स अ वाइफ एंड गेट अ सेकंड वाइफ।
तो उन्होंने पूरा कैथोलिसिज्म ही इंग्लैंड से दूर कर दिया और एक इंग्लिश चर्च बना जिसे कहा था एंग्लिकन चर्च। तो एंग्लिकन्स और कैथलिक्स वर स्टिल फाउंड इन इंग्लैंड। आयरलैंड में तो अब भी मेजॉरिटी कैथलिक है, एंड इन स्कॉटलैंड। तो उन हालात में एक टोटल डिस्टर्बेंस, इंस्टेबिलिटी, एनर्की, केओस के होते हुए, ब्लडशेड के होते हुए, हॉब्स ने जो थ्योरी पैदा की वो क्या थी? हॉब्स ने देखा कि ये जो है ना, ये डिवाइन राइट ऑफ किंग्स और सिर्फ फ्यूडल लॉर्ड्स सारी प्रॉपर्टी ले जाते हैं, ये एक इट इज़ एन इन्विटेशन टू ट्रबल। तो उन्होंने एक मेंटल एक्सरसाइज किया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेट कैन बी स्टेबल एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेट कैन गिव सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल्स। ये दो चीज़ों को लेके हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनाई। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब क्या है कि जो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं उनकी वजह से एक स्टेट बन रही है और एक गवर्नमेंट बन रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी गवर्नमेंट खुदा की तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट का कोई अपना राइट नहीं है डिवाइन राइट किंग का, बल्कि द रूलर इज एक्चुअली अ चॉइस ऑफ द पीपल हु एस्टेब्लिश द स्टेट एंड अ गवर्नमेंट। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक ब्रेक है। फ्यूडलिज्म में तो ये था कि गॉड जो है, किंग जो है, वो गॉड की तरफ से वो गिफ्टेड कुछ लोग होते हैं, ये है वो है। सो हॉब्स ने थोड़ी सी उस ज़माने की साइंस को स्टडी किया। आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल थ्योरी का जिक्र जिक्र हॉब्स से ही शुरू हो जाता है कि कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, कुछ चीज़ें आपको रिपल्स करती हैं। जो अट्रैक्ट करती हैं उनकी तरफ आप जाते हैं, जो रिपल्स करती हैं उनसे दूर जाते हैं। ठीक है। और हॉब्स ने कहा कि हर इंडिविजुअल जो है वो एक इंडिविजुअल है। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स की उन्होंने कहा कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ सेल्फिश। सेल्फिश क्या होता है कि अपने इंटरेस्ट को वो नंबर 1 देखता है और बाकी इंटरेस्ट को वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के तरीके से जज करता है। और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कुछ ख्वाहिशात होती हैं। ख्वाहिशात का हम बार बार जिक्र करते हैं। एक तो ग्लोरी, कि दुनिया मुझे माने मैं कोई बहुत बड़ी शय हूँ, और दूसरा पावर, कि मेरे पास ताकत हो कि मैं दुनिया में अपनी बात मनवा सकूं। साथ साथ उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली डू नॉट ट्रस्ट वन अनदर, एक दूसरे पे शक करते हैं, और क्योंकि वो एक दूसरे पे शक करते हैं तो उनमें यही कोशिश होती है कि मैं बाजी जीत जाऊं बाकी हार जाएं। इस किस्म की सोच है। वहाँ से फिर उनकी थ्योरी आती है। एक तो है ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ से ये वहाँ कहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ी? वो कहते हैं एक स्टेट ऑफ नेचर है। अब दिस वाज अ मेंटल एक्सरसाइज। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये जा रहे थे ब्रिटिश शिप्स, जो वहाँ के जो प्रिमिटिव ट्राइब्स की जो स्टोरीज लेके आते थे, उनकी बुनियाद पे भी ये आइडिया आया। वट एवर द ऑरिजिन, वो ये था कि विदाउट ए प्रॉपर सिविल स्टेट, सिविल स्टेट क्या है? अ स्टेट बेस्ड ऑन लॉ। जब तक वो नहीं है तो लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते हैं, यानी कुदरत के अंदर रहते हैं। एनिमल वर्ल्ड और ह्यूमन बीइंग्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल। स्टेट ऑफ नेचर में एवरीबॉडी इज इक्वल, क्योंकि कोई ना रूलर है ना कोई रूल्ड है। एवरीबॉडी इज फ्री एंड इक्वल इन द स्टेट ऑफ नेचर, बट एवरीबॉडी लिव्स इन फेयर ऑफ वन अनदर। हॉब्स कह रहा है कि यार स्टेट ऑफ नेचर में तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई लॉज नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, फ्री फॉर ऑल है।
स्टेट ऑफ नेचर है उसमें आप जिंदा हैं। हाँ जी, तो इसलिए एवरीबॉडी इज इक्वल इन अ प्रिमिटिव सेंस नेचर में, जैसे एनिमल आप कह सकते हैं एक स्पीशीज, इक्वल एंड फ्री, फ्री भी है। लेकिन क्योंकि एवरीबॉडी लिव्स इन फेयर ऑफ वन अनदर, तो हॉब्स एक और बात करता है जिसका जिक्र नहीं ज़्यादा होता, कि ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, दे वांट ग्लोरी, दे वांट पावर, वो सेल्फिश होते हैं, लेकिन साथ साथ वो रैशनल भी होते हैं, उनमें अकल भी होती है, रीज़न करने की कैपेसिटी भी होती है। वो क्या है कि अगर यार ये हर रोज़ सुबह उठो तो एक दूसरे के डर में आदमी रहता है, तो इट इज़ अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। लाइफ इज़ शॉर्ट, नास्टी एंड ब्रूटिश, ये उनके ही लफ्ज़ हैं। इट इज़ अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, वो कहते हैं हॉब्स साहब। तो होता ये है कि इट इज़ अ कांस्टेंट बैटल फॉर सर्वाइवल गोइंग ऑन इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो क्योंकि अकल भी इंसान को मिली है, और वो सिर्फ इज़ नॉट ड्रिवन ओनली बाय इंस्टिंक्ट बट ऑल्सो बाय रीजनिंग, तो फिर ह्यूमन बीइंग्स ये रीज़न करते हैं कि यार ये स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकल के कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें सिक्योरिटी लाइफ हो, स्टेबिलिटी हो, और ये हर रोज़ का जो डर है इसको हम ओवरकम कर लें। ये ज़रा आपको समझने वाली बात है कि ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो कैन रीज़न दैट व्हाट इज़ इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, प्रेजर्वेशन ऑफ लाइफ उनको चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, स्टेट ऑफ नेचर में सब लोग एग्री करते हैं कि वो स्टेट ऑफ नेचर को छोड़ के एक स्टेट बनाएंगे। स्टेट ऐसी बनेगी जिसमें एक बंदे को, वो चूज करेंगे एज द सॉवरन। सॉवरन का कोई तर्जुमा पता नहीं उर्दू में हिंदी में है या नहीं। सॉवरन मीन्स वन हुज विल हुज विल इज लॉ, यानी जो वो कहता है वही कानून बन जाता है। तो the human beings in a state of nature want to get out of the state of nature. Why they want security? They want security of life. तो वो डिसाइड करते हैं कि ये जो टोटल आज़ादी थी, टोटल इक्वालिटी थी जो ना, इसको ख़त्म हम करते हैं और हम सब मिल के एक बंदे को चूज करते हैं एज आवर सॉवरन, हाकिम। और हाकिम के पास फिर ये है कि जो वो कहेगा वो हमको मानना पड़ेगा। जब तक कि वो हमारी जिंदगी नहीं लेना चाहता, हमें मारना नहीं चाहता, तो वी शुड ओबे हिम। द ओनली राइट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट सरेंडर टू द सॉवरन इज द राइट टू लाइफ। वो हॉब्स अपना किताब लिवायथन में ये लिखते भी हैं कि अगर आपने कत्ल कर दिया है और आपको सजाए मौत हो गई है, तो फिर भी आपका हक है कि आप वहाँ से भागने की कोशिश करें, बिकॉज वट एवर द रीजन्स, the right to life is precious. It cannot be given away to anyone. कुछ लोग कहते हैं कि हॉब्स का ये आइडिया था कि अगर सारी दुनिया में लोग यूं सोचें तो दुनिया में जंग ही ना हो, इट विल बी परपेचुअल पीस। दुनिया के अंदर हमेशा अमन रहे अगर जंग ना हो, वायलेंस ना हो, ठीक है। सो व्हाट इन द स्टेट ऑफ नेचर, through the social contract in which everybody who is equal and free in the state of nature हिस्सा लेता है, एक सॉवरन अपॉइंट करते हैं। सॉवरन जो है फिर उसको इतनी अथॉरिटी है कि जो उसकी ख्वाहिश है वो बिकम्स लॉ। यू हैव टू ओबे हिम, यू कैनॉट क्वेश्चन द सॉवरन। सॉवरन की क्या ड्यूटी है? अच्छा, वो ये कहता है कि क्योंकि सॉवरन को पता है कि ही इज बीन chosen by the people, so when as sovereign his
विल बी विदाउट क्वेश्चन, लेकिन ही विल एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल कि भाई जिस वजह से मुझे उन्होंने सॉवरन बनाया वो तो ये है कि स्टेट ऑफ नेचर में तो सिक्योरिटी नहीं है, तो जब तक मैं इन्हें सिक्योरिटी देता हूँ ऑफ लाइफ, दे मस्ट ओबे मी। हाँ जी, तो एज लॉन्ग एज दैट इज डन, the sovereign has the right to claim total obedience from the people and the people must obey him. वो कहता है कि अगर ऐसी स्टेट हो जाए तो फिर स्टेट ऑफ नेचर को आप छोड़ के आप सिविल स्टेट यानी स्टेट अंडर लॉ, स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, जिसमें सॉवरन जो है ऑल्दो हिज पावर इज अनलिमिटेड, लेकिन उसे ये पता है कि ये लोगों की वजह से मैं सॉवरन बनाऊं, तो उसको फिर है कि ही कैन डिटरमिन कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी हो सकती है, किसके पास क्या राइट्स लोगों को मिलने चाहिए। एक राइट वो कभी नहीं आपसे ले सकता, एंड दैट इज द राइट टू लाइफ। सो दिस इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि स्टेट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक ह्यूमन बीइंग्स अपनी मर्जी से स्टेट ना बनाए, तो इसलिए स्टेट इज देयर टू सर्व देम। एंड व्हाट इज द सर्विस दे वांट फ्रॉम द स्टेट? टू एनेबल देम टू प्रिजर्व देयर लाइफ। ठीक है, कोई हमला करता है तो फिर आपको डिफेंड भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर सारी दुनिया में ऐसे सोच हो जाए और हर स्टेट का हो ड्यूटी कि वो प्रिजर्व करेगी लाइफ, तो शायद जंग ना हो। लेकिन अगर जंग हो तो देन द स्टेट में कॉल यू टू गो एंड डिफेंड द स्टेट। आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो यू कैन इवन रन अवे। हॉब्स सेज दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन स्टेट का बनना मीन्स अ स्टेट अंडर लॉ। द लॉ इज व्हाट द सॉवरन टेल्स यू। तो कुछ लोग कहते हैं कि हॉब्स ने एब्सलूट रूलर जो था डिवाइन राइट वाला ख़त्म करके एक एब्सलूट सॉवरन दिया लोगों को। तो फ़र्क क्या है? वो कहता है कि फ़र्क ये है कि जो डिवाइन राइट था उसमें लोगों के कोई राइट्स नहीं थे, किंग जो चाहे उसकी मर्जी होती थी। लेकिन जो सॉवरन है वो क्योंकि उसे पता है कि लोगों ने मुझे सॉवरन, ये सारी पावर्स मुझे जो दी हैं वो लोगों ने दी हैं, तो उसके अंदर एक खुद ही सेंस होगा कि हाउ टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो वो एक ऐसी सोसाइटी बनाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी ना हो, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं क्राइम ना हो, और लोग खुश रहेंगे जहाँ पे सिक्योरिटी होगी। आप देखें कि अक्सर जब ये मिलिट्री गवर्नमेंट्स आती हैं या डिक्टेटर्स आते हैं तो उनकी यही होता है कि केओस था और ये था तो इसलिए हम आए हैं ताकि सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम हो, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ हो। पाकिस्तान के 2-3 जो मिलिट्री कू हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि मिलिट्री जनरल्स ने कहा कि पाकिस्तान तो एनर्की की तरफ जा रहा था, सिविल वॉर की तरफ जा रहा था, तो अगर हम ना आते तो पाकिस्तान तो डिसइंटीग्रेट हो जाता। सो वी प्रोवाइड यू सिक्योरिटी एंड यू ओबे अस। तो ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का द फर्स्ट पार्ट। व्हाट Hobbes says people leave the state of nature where everybody is free and equal, but everybody is insecure because life is short and brutish। इस किस्म के कोई वर्डिंग है, क्लासिकल वर्डिंग है, आप देख लें। तो उससे बचने के लिए वो मानते हैं कि हम अपना फ्रीडम पूरा दे देते हैं, अपनी टोटल इक्वालिटी देते हैं और एक स्टेट बना लेते हैं जिसमें एक रूलर होगा। रूलर के पास वंस द रूलर इज देयर वी हैव टू ओबे हिम। हाँ, अगर लोग तंग आके उसको ओवरथ्रो कर दें तो इसका मतलब ये है कि वो सॉवरन ही नहीं था, यानी उसने समझे ही नहीं अपना रोल कि मैंने सबको स्टेबिलिटी देनी है, सबको सिक्योरिटी देनी है। सो दिस वाज हॉब्स थ्योरी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स वन। Thank you very much. All the best.